इस पोल्यूशन के कारण खास तौर पे बुजुर्गों का जीवन काल कम होता हुआ नजर आ रहा है। इससे उनका जीवन का अधिकार छिन रहा है। ये पोल्यूशन बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उस तरह से स्कूलों की छुट्टियां होना तकरीबन तय माना जा रहा है। ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ही होगा। यदि अब भी लोग नहीं संभले, नहीं जागरूक हुए, तो दिल्ली एनसीआर निश्चित रूप से गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती हुई नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब ग्रैब 2 भी जो है वो लागू कर दिया गया है। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर डॉक्टर यशपाल यादव जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गोहित जी। सर, देखा जा रहा है लगातार जो हवा है दिवाली के बाद जहरीली होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं और क्या कुछ लोगों को सलाह इसमें देंगे? देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटाया था कि लोग पटाखे छोड़ सकते हैं, और लोगों ने खूब खुल के पटाखे छोड़े भी। उसका परिणाम ये हुआ कि अब ऐसा गैस चैम्बर बन गया जहां से निकलना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब बहुत सारे जो लोग बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए हैं उनकी संख्या दिवाली के बाद बढ़ी है, और जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो व्यक्ति उसी जहरीली गैस को अंदर ले रहा है। उसके फेफड़े अलाउ नहीं कर रहे, उसका शरीर अलाउ नहीं कर रहा। ऐसी हालत में वो मृत शैया पर है, वो मरने की तैयारी में है। तो अगर उनको सही हवा पानी नहीं मिला, जैसे तकरीबन 60 वर्ष के बाद, आजकल का सिनेरियो देखे तो 50 वर्ष के बाद ही हमारे ऑर्गन थोड़े ढीले हो जाने लगते हैं, क्योंकि खान पान भी वैसा है और दूसरा फिर हवा की स्थिति भी वैसी ही है। तो हवा की स्थिति दिवाली के बाद जिस कदर बिगड़ी है, पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर ठीक है, काम चल रहा था, लेकिन जिस कदर से बिगड़ी है उस हालात को देखते हुए 50 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति, 50 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति अफेक्टेड है, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो या नहीं हुआ हो। हम केवल उन व्यक्तियों को अफेक्टेड मान रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। जो व्यक्ति बाहर रहकर भी अपना इलाज करा रहे हैं, जो व्यक्ति इलाज नहीं भी करा रहा, अपना बिना इलाज के ही बाहर से दवाइयां खरीद कर केमिस्ट की दुकान से खा रहा है, या बिन दवाई नहीं भी खा रहा, तब भी प्रत्येक व्यक्ति अफेक्टेड है 50 वर्ष से ऊपर का। तो क्या गुरुग्राम में, दिल्ली में, एनसीआर में क्या बुजुर्ग लोगों को जीने का हक नहीं है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन हटा लिया, तो क्या हम अपने बुजुर्गों को उस स्थिति में डाल रहे हैं कि उनको जीवन जीने का ही हक नहीं है, उनको खुश रहने का हक नहीं है, उनको साफ हवा पानी पीने का हक नहीं है, उनसे उनका हक छीना जा रहा है निश्चित रूप से। तो ऐसे व्यक्ति जो अफेक्टेड है, निश्चित रूप से उनका जीवन काल कम हो रहा है। जिस व्यक्ति को 70 साल जीना था वो 60 साल जी पाएगा, जिसको 60 साल जीना था वो 50 साल जी पाएगा, और जो 50 साल जीना था वो और भी कम हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे ऑर्गन लगातार खाने पीने से तो कम होते ही जा रहे हैं, साथ में हवा से भी कम होते हैं, कमजोर पड़ते हैं। तो ऐसे हालत में हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यदि हम ध्यान नहीं दे पाए तो 40 वर्ष से नीचे का व्यक्ति तो शायद अफोर्ड कर जाए, लेकिन उससे ऊपर का व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी होनी ही होनी है। तो आप लगाओ, उससे हम जीवन जीने का अधिकार ही छीन रहे हैं, उनके जीवन काल को ही कम कर रहे हैं। तो हम अपने आनंद के लिए पटाखे तो छोड़ते हैं, खुशियां मनाने के लिए पटाखे तो छोड़ते हैं, लेकिन खुशियां किसने मनाई? 50 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति पटाखे नहीं छोड़ता। खुशियां किसने मनाई? खुशियां मनाई 50 साल के नीचे के व्यक्ति ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दी कि आप खुशियां मनाइए, और उन्होंने खुशियां मनाई, और भुगतना किसको पड़ रहा है? भुगतना ओल्ड एज के लोगों को पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार को भी सोचना चाहिए था और कोर्ट को भी सोचना चाहिए था। ठीक है, सरकार के कहने से कोर्ट ने अपना बैन वापस लिया, सरकारों ने ही कहा कि आप बैन को वापस ले लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस भी ले लिया। ठीक है, और लोगों ने फिर पटाखे जम के छुड़ाए भी, तो हमारा AQI 400 से ऊपर चला गया। अब भी कुछ शहरों को, जैसे बहादुरगढ़ और धारवाड़ा का AQI आप देखें तो रेड जोन में है। तो ऐसे हालात में मैं ये मान के चलता हूं कि उन लोगों से जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जो
ओल्ड एज में अभी प्रवेश कर चुके हैं, जो और ऑलरेडी ओल्ड एज में जी रहे हैं। सर बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सर देखा जाता है जैसी सर्दियां आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रदूषण की जो एक सफेद चादर है वो आसमान में छाई हुई नजर आती है। साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हो गए और जो छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत आती है और स्कूलों को कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन जो क्लासेस है वो करनी पड़ती है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उस पर क्या कुछ है? देखिए, बात करें स्कूलों की, हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पटाखे हम फोड़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ऐसे हालात में बच्चों को तो हमें समझाना चाहिए और हम समझाते भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बैन हट जाता है तो वो हमारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। बहुत सारे बच्चे नौकर में आ चुके थे। अब जिस तरह से एक माहौल बदल गया, सभी बच्चे सभी बड़े पटाखे छोड़ रहे थे, तो उससे हमारा दिया गया मैसेज भी व्यर्थ ही चला गया। दूसरी बात ये कि यदि बच्चों को हम सही प्रकार से एजुकेट नहीं कर पाए, तो वो बच्चे आगे जाकर किस तरह से देश को चलाएंगे। उन्हीं व्यक्तियों को देश चलाना है, उन्हीं व्यक्तियों में से कोई कर्मचारी बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा। यानी कि सरकार भी वही व्यक्ति, उन्हीं व्यक्तियों को चलाना है और कर्मचारी वर्ग बनकर भी वही व्यक्ति देश को संचालन करने का काम करेंगे और कुछ व्यापारी जगत के लोग बनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो बिना जो शिक्षा के रह रहे हैं, यानी कि मैं ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता, जिनको हम सही प्रकार एक मैसेज ना दे पाए। तो मैसेज देना होता है कि समाज कैसे काम करता है, समाज के लोगों का क्या हक है, उनको जीवन जीने का किसको है, किसको नहीं है, ये सारी चीजें हमें बतानी चाहिए, तब जाके होता है। यदि सरकार ही इस तरह के कार्यों को, कृत्य को करने लग जाए, तो फिर तो मैसेज व्यर्थ ही चला जाता है। तो आप एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो कि सर्वोपरि होता है खुशियां मनाना। मैं मानता हूं कि खुशी सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन किन की खुशी? समाज के कई वर्ग बटे हुए हैं, किन की खुशी की बात कर रहे हैं हम केवल एक वर्ग की खुशी की बात कर रहे हैं और बाकियों को मौत दे रहे हैं? नहीं। तो स्कूल पर भी इसका प्रभाव अब पड़ने वाला। आपने स्कूल की बात की है तो मैं स्कूल के मुद्दे पर आता हूं। स्कूल भी निश्चित रूप से अब थोड़े दिन बाद के बाद सर्दियां शुरू हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ने लगेगा, ऊपर गया हुआ प्रदूषण वापस से नीचे आएगा। फिर ऐसे हालात में बच्चों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात में फिर छुट्टियां करनी पड़ेगी। छुट्टियां करनी पड़ेगी तो उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो पढ़ नहीं पा रहे, जिनको कमरों में कैद कर दिया गया है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? तो आपने उनके फेवर में तो कोई फैसला ही नहीं लिया। आपने केवल और केवल एक वर्ग के लोगों को बात सोच के समझ के फैसला ले लिया और उससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, उससे बुजुर्ग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में जिन बच्चों के फेफड़े धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो पूरा जीवन यापन कैसे करेंगे? उसके पास तो बहुत बड़ा जीवन पड़ा हुआ है, तो वो बीमारियों को साथ लेकर जीते रहेंगे। हालात तो ये हो गए, बीमारी को साथ लेकर जीते रहेंगे। साथ साथ उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा कि वो कमरे में बंद हो जाएंगे। इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी अभी है नहीं कि हम बंद कमरे में भी अपना इंटरनेट चला सके या ऑनलाइन काम कर सके, क्योंकि उसके लिए फास्ट स्पीड की जरूरत पड़ती है। व्हाट्सएप वगैरह हम चलाते हैं, चल जाते हैं बंद कमरे में भी, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस की बात करती है तो वो उतनी एफिशिएंसी से नहीं चल पाती है तो बंद कमरों में। तो इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी है नहीं, तो हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? दूसरी, ऑनलाइन क्लासेज उतनी अफेक्टिव है भी नहीं। निश्चित रूप से जो फिजिकल क्लासेज का अफेक्टिव होता है बच्चों पर, हम आई कांटेक्ट जब बच्चों का टीचर का मिलता है तो टीचर समझा पाता है बच्चों को, उनके काउंसलिंग भी कर पाता है। काउंसलिंग भी होती है बच्चों के साथ साथ। ये नहीं कि आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही, आप उनकी काउंसलिंग भी क्लासरूम में ही लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? तो एक वर्ग की बात सोचकर फैसला लेना मुझे अनुचित लगता है। सर एक सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, दिल्ली में जो है वो आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। अभी हाल ही में नगर निगम कमिश्नर, गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर ने भी ये बयान दिया है कि दिल्ली की तर्ज पर गुरुग्राम में भी आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ है। आर्टिफिशियल रेन के थ्रू इस प्रदूषण को कम किया जाएगा और कहीं ना कहीं लोग इससे भी परेशान होते हुए नजर आएंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर, और एक संदेश जो लोगों को दें ताकि वो अपने वातावरण को स्वच्छ बना सके? ये सब चीज
आर्टिफिशियल की तरफ जा रही है। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास। स्थिति से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी बात है कि हमने तरक्की की है। मैं इस पर गर्व महसूस करता हूँ कि हम आर्टिफिशियल रेन भी करा सकते हैं। लेकिन प्रत्येक चीज़ आर्टिफिशियल तरीकों से ही मैनेज होगी, तो फिर नेचर का क्या होगा? प्रकृति का क्या होगा? ऐसी हालत में यदि प्रकृति बिगड़ जाती है तो बड़े से बड़े भूकंप आते हैं, बड़े से बड़े प्रलय हो जाते हैं और ऐसी हालात में कोई भी आर्टिफिशियल चीज काम नहीं आती है जी। जब प्रकृति बिगड़ती है तो आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर बहुत ही विकट परिस्थिति है तो ठीक है, आप कीजिए। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, एआई आ रही है, सरकार कहती है हम उसको रेगुलेट करेंगे, यानी कि उस पर कुछ कुछ हद तक पाबंदियां लगाएंगे। समझ में आता है कि सब कुछ एआई के थ्रू नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेन भी आपके लिए खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि उसको आप यूज करते रहें। उससे अच्छा है कि उसका विकल्प तलाशिए। उससे अच्छा है कि प्रदूषण कम कैसे हो उसका विकल्प सोचिए। यदि आप उसका विकल्प सोच पाए और उस विकल्प को कर पाए तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा साथ देगी। जैसे पेड़ पौधे लगाने की बात है, वो एक दिन का रिजल्ट की बात नहीं, हमें एक दिन में रिजल्ट चाहिए। आप पेड़ पौधे लगाइए, उनका पालन पोषण भी कीजिए। आप पेड़ पौधे तो इतने लगा देते हैं, सरकारी स्तर पर प्रयास होते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं, लेकिन लेकिन होता क्या है? क्या वो पेड़ पौधे हो जाते हैं? उसमें से 1% पेड़ पौधे नहीं पनप पाते। जब वो पेड़ पौधे पनप नहीं पाते तो निश्चित रूप से पोल्यूशन तो बढ़ेगा। साथ में आप पटाखों पर भी पाबंदी हटा लेते हैं, बाकी दूसरी चीजों पर भी आप पाबंदी हटा लेते हैं। अब आपने ग्रैब 2 लागू कर दिया, ठीक है, ग्रैब 2 लागू हो गया, उसका भी पालन पूरी सख्ताई के साथ आप नहीं करा पा रहे हैं। उसका पालन भी कराइए और पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि ये सारे के सारा एनवायरनमेंट हमें ही यूज करना है, हमारे लिए ही बना है। तो हम जो जो चीजें लागू होते रहे सरकारी स्तर पर, जैसे ग्रैब 2 लागू हुआ है, उसका पालन करें निश्चित रूप से, तो ही तो ये पोल्यूशन कम होगा ना। तो जनता के स्तर पर भी, लोगों के स्तर पर भी कार्य करने की बहुत जरूरत है। ये तो या कहो कि लोगों को जागरूक करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये सब कुछ हमारे लिए ही है, हमारा सामूहिक है और इसको साफ सुथरा रखना हमारा भी दायित्व बनता है, क्योंकि ये बाद में अल्टीमेटली हमें ही यूज करना है, तो हमारे जीवन स्तर को ही ये बढ़ाएगा। तो ग्रैब 2 का भी पालन लोगों को भी करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके साथ सरकार को सख्ताई से पेश भी आना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार पत्रिका संवाद लोगों की समस्याओं के बारे में बात करता है, एक समाधान देता है और साथ ही किस तरीके से आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें इसके बारे में भी बताता हुआ नजर आता है। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।